हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है पपाया फार्मिंग, पपीते की उन्नत खेती। आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कैसे पपीते की खेती करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल से शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो पपीते की खेती लगातार जो किसान भाई करते हैं तो वो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं। आप नए हैं और पपीते की खेती करने की सोच रहे हैं तो कुछ समस्या आती है। कुछ किसान भाइयों की पूरी जो फार्मिंग है, पूरी क्रॉप है जो फेल हो जाती है। तो फेल होने का क्या कारण है, इसके लिए है आपके जो अनुभव है, जो जानकारी का अभाव के कारण पपीते की क्रॉप पर कई प्रकार की बीमारी का प्रकोप होता है। खासकर लीफ कर्ल वायरस, कुकड़ा रोग आता है और गलन की समस्या आती है। तो कैसे हम सफल किसान बन सकते हैं, कौन से काम करने चाहिए, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है, वीडियो की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी समय। तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइमिंग का ध्यान रखकर यदि हम फार्मिंग करेंगे पपाया की तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फसल बढ़वार लेगी। तो इसके लिए जो टाइमिंग है, बरसात के लिए जून और जुलाई, यह 2 महीने ही काफ़ी अच्छे हैं। अगस्त तक आप पौधरोपण कर सकते हैं। गर्मियों के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य पौधरोपण आपको करना चाहिए। तो यह जो हमने 4 महीनों के नाम बताए हैं, 4-5 महीने, यह मंथ पर यदि आप पौधरोपण करेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से पौधा बढ़वा लेगा। डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। बरसात के दिनों पर पपीते की जो क्रॉप होती है, डंपिंग ऑफ यानी तना गलन की समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए उपाय भी बतलाएंगे। भूमि के ऊपर बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन उत्तम जल निकास वाली भूमि रहती है, उपजाऊ भूमि रहती है, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सोil पर खेती करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसके लिए जो टेम्परेचर है मिनिमम 16 से 17 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से खेत की तैयारी करें, लेकिन पपीते की क्रॉप पर वायरस और फफूंदी जनित रोग बीमारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो तारबंदी प्लस खेत के चारों साइड प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन नेट ज़रूर खींच लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम करना है कि खेत की तैयारी में गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ है उससे आपको पहली प्लाविंग कराना चाहिए। खेत को समतल करा लीजिए। पाटा लगाकर मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराने के लिए डिस्क हैरो का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार खेत की आपको तैयारी करा लेना चाहिए। वैरायटी यानी किस्मों के ऊपर बात करें तो अच्छी किस्में जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, इन किस्मों को आप लगाते हैं तो न केवल मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी रहती है, इन किस्मों की फलों का वजन और प्रति पौधा काफ़ी बड़ी मात्रा पर आपको पपीते देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया जो किस्में हैं, ताइवानी रेड लेडी 786 के नाम से आती है, आइसबरी है, VNR की विनायक के नाम से आती है, ग्रीनबरी है और BNR की सबनम जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। और टिश्यू कल्चर में तैयार किए गए पौधे को भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। और जहां से भी आप वैरायटी को ख़रीद रहे हैं, जहां से भी आप पौधे ला रहे हैं, वो ऑर्गेनिक और जेन्युइन नर्सरी होनी चाहिए। काफ़ी बढ़िया नर्सरी होनी चाहिए। ट्रस्टेबल नर्सरी से ही आपको पौधे बाय करने चाहिए। तो यह जो दोस्तों हमने वैरायटी बतलाई है, सबसे बढ़िया जो वैरायटी है वो है ताइवानी रेड लेडी 786। इन सब में सबसे बेस्ट वैरायटी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। तो यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखते हैं और लान से लान की दूरी 7 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में 1050 पौधे लगने वाले हैं। और सही और अच्छा डिस्टेंस भी यही है, लान से लान की दूरी 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट आपको रखनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको 1050 पौधे लगेंगे, लेकिन फिर भी 15-20 पौधे आप एक्स्ट्रा में ही खरीद के लाइए। और इसके अलावा बीज उपचार यानी जो प्लांट्स ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जब भी आप पौधरोपण कर रहे हों तो 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है।
जो ग्रेन्यूल्स जो पाउडर फॉर्म वाला आता है, तो इसको ले लीजिए और पौधे को टिप कर करके आपको पौधरोपण करना चाहिए। अब बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप पौधरोपण कर रहे हों, प्लांटेशन कर रहे हों, खेत की तैयारी कर रहे हों, तो उस समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आपको DAP 40 किलोग्राम, SSP 100 किलोग्राम, MOP 30 किलो और गोबर की खाद एकदम पकी हुई सड़ी हुई जो खाद है वो 3 ट्रॉली 2 से 3 ट्रॉली इस्तेमाल करना है और 5 क्विंटल आपको सरसों की खली इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इन सभी खादों को जो कि बेसल डोज है, जो कि न्यूट्रिएंट बेस खादों का इस्तेमाल करेंगे कॉम्बिनेशन को, तो जब पौधरोपण करेंगे तो पौधा ठीक तरीके से बढ़वार लेने वाला है। अब बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड किस प्रकार आपको तैयार कराना चाहिए, आइए दोस्तों समझते हैं। बेड विधि से खेती करने पर जल भराव नहीं होता है और जो गलन की समस्या आती, स्टेम गलन की समस्या आती है, उससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो किस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है। बेड से बेड की दूरी 7 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। आप पपीते की खेती आप कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए 20 mm बटन वाली ड्रिप को लगवा सकते हैं। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो किस प्रकार आपको पौधरोपण करना है। जहां पर आप पौधरोपण करें तो वहां 2 बाई 2 का गड्ढा यानी 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद आपको 30 दिन की तेज़ धूप लगाना चाहिए और जैसे ही 30 दिन की तेज़ धूप लग जाती है, जो हमने कॉम्बिनेशन खादों के नाम बतलाए हैं, उनको ठीक तरीके से दोस्तों आपको मिक्स करना है और पौधरोपण करते समय आधी मिट्टी और आधी खाद को मिलाकर जो डोज बतलाया है वो पूरे 1 एकड़ की दर से बतलाया है और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो एक एक पौधे की पौधरोपण आपको करना है। पौधा एकदम सीधा हो, पौधा झुके ना, गिरे ना, टूटे ना, तो इसके लिए छोटे छोटे बांस के टुकड़े गड़ा दीजिए और पौधे को बांध दीजिए। और पौधरोपण करने के बाद दोस्तों आपको हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो पपीते की क्रॉप पर ज़्यादा सिंचाई नहीं बल्कि हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा सिंचाई करने से नेमेटोड्स की समस्या आती है, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है और पौधा उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाता है। तो इसके लिए यदि पपीते की फसल पर नेमेटोड्स की समस्या आती है दोस्तों, तो इसके लिए बायर कंपनी की बेलम प्राइम को आपको जो डोज आप देख रहे हैं 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके आपको सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। यदि जो पपीते की जड़ें होती हैं दोस्तों, तो जड़ों के बीच में जो गांठें बन जाती हैं उसे हम नेमेटोड्स कहते हैं। तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंचाई किस प्रकार करें। यदि भूमि भारी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि है, तो ये मान लीजिए दोस्तों लगभग 2 से 3 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई का अंतराल आपको लगभग 4 से लेकर 8 दिनों के मध्य आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो ड्रिप एरीगेशन, फ्लैट एरीगेशन दोनों जो सिंचाई के माध्यम है, यह दोनों बेस्ट हैं। बाकी हल्की सिंचाई आपको अपने पपीते की क्रॉप पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है निराई गुड़ाई। तो ज़्यादा खरपतवार का जमाव ना हो तो इसके लिए इंटरक्रॉपिंग में आप लहसुन प्याज को ग्रो कर सकते हैं, आलू को ग्रो कर सकते हैं, हल्दी है, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, चुकंदर और मूंग, उड़द और दोस्तों साथ ही मटर को आप ग्रो कर सकते हैं। या फिर जो फसलें लगभग जिन फसलों की हाइट 2.5 फीट से कम रहती है उन फसलों को आप क्रॉपिंग में और खरपतवार के लिए बीच बीच में आप निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। मल्चिंग पेपर भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। 30 से 35 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगवा सकते हैं पपीते की क्रॉप पर। बाकी बिना मल्चिंग पेपर पर भी आप सफलतापूर्वक आप पपीते की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए कई प्रकार की बीमारी आती हैं पपीते की क्रॉप पर। तो बीमारी तो कई हैं, तो कौन कौन सी बीमारी हैं उनके बारे में समझते हैं, फिर उनके रोकथाम के बारे में समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों बीमारी के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से बैक्टीरिया बिल्ट है, तना सड़न, फ्रूट क्रैकिंग, फल विगलन और रूट रॉट के साथ साथ डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है या फिर जैसेट का है या फिर मिलीबाग है, तो दोनों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करें। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लाइट, लीफ स्पॉट आदि गलन की समस्या है तो इनमें से कोई
हैं। इसके अलावा तना गलन, तना सड़न की समस्या, डंपिंग ऑफ की है, बैक्टीरिया बिल्ड की समस्या है तो रोको फंगीसाइड 500 ग्राम या फिर बायर की एलेट 500 ग्राम, दोनों में से कोई एक 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे नहीं बल्कि ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको डंपिंग ऑफ या जो गलन की समस्या आती है इससे प्रोटेक्शन के लिए इन कामों को फॉलो करना चाहिए। प्रिवेंटिव में ट्राइकोडर्मा है और जब रोग बढ़ रहा है तो इसके लिए बार की एलेट है या फिर रोको फंगीसाइड की ड्रिंचिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो इनमें से कोई एक बढ़वार के लिए आप इन कामों को फॉलो कर सकते हैं। यदि पीलापन की समस्या है दोस्तों तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है 2 किलोग्राम और बोरॉन दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिप से आपको चला देना है सॉइल एप्लीकेशन से। तो इन बातों को फॉलो कर अधिक फल लाने के लिए फूल आने से पहले सिजेंटा कंपनी कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको लेना है 80 ml 200 लीटर पानी में घोल करके सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। पत्तों में सिकुड़न की समस्या है तो बायोआर 303 30 ml और बायर की कॉन्फिडोर सुपर आपको दोस्तों लेना है 5 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। एवं माइट्स का प्रकोप है तो इसके लिए आप धानुका की ओ माइट्स ले सकते हैं 15 ml, बायर की ओबेरॉन 15 ml, दोनों में से कोई एक है जो मीटीसाइड्स है, इन दोनों में से कोई एक मीटीसाइड्स का स्प्रे करेंगे तो माइट्स कंट्रोल हो जाएगी। तो इस हिसाब से बीमारी के हिसाब से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बीमारी रोग से याद आया कि यदि आप भी कीटों की पहचान करने में दिक्कत जारी समस्या जा रही है तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कीटों का विज्ञान, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से कीटों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिनों के हिसाब से कि किस दिन पर आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, इस हिसाब से भी आप कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है लगभग 30 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो फर्स्ट स्प्रे 15 लीटर की 10 स्प्रे करें और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 30 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य और थर्ड स्प्रे 150 से 160 दिन। फोर्थ स्प्रे 180 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम, फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml और एंट्राकॉल फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। और ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े तो इसके लिए नीम ऑयल है, फिश ऑयल का स्प्रे करें। सफ़ेद मक्खी के लिए पीला नीला स्टिकी ट्रैप लगाएं। फल मक्खी के भी जो लाइट ट्रैप आते हैं उनको लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। और जैसे जैसे फसल वृद्धि करती जाती है उस हिसाब से टेक्निकल आपको बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो खाद शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 40 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको लेना है 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से जड़ों के पास देकर यानी जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड जो खाद है दोस्तों वो 80 से 120 दिन, थर्ड खाद 140 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन कॉम्बिनेशन वीडियो पर देख रहे हैं। यदि दोस्तों आप ड्रिप से खेती करते हैं तो आप जो खादों को छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे वाटर सेल्यूबल यानी घुलनशील खादों को। तो इसके लिए जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जो आप दिन देख रहे हैं, जो क्वांटिटी देख रहे हैं, एक दिन में एक खाद देनी है और जो अंतर देख रहे हैं 3-4 दिन का अंतर रख के आप इन खादों को चला सकते हैं। तो यह जो वीडियो पर देख रहे हैं दोस्तों ये है फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन। तो इस हिसाब से वीडियो को पॉज करके भी दोस्तों आप देख सकते हैं। इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल के ऊपर। तो जो लाइफ साइकिल है पपीते की क्रॉप फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो 7 महीने 7-8 महीने की क्रॉप होती है और हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और जो क्रॉप है वो 3 साल तक दोस्तों चलती है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 1 एकड़ में हम 1000 पौधे ही मान लेते हैं और एक पौधे से 50 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम के बीच में हार्वेस्टिंग हमको मिलती है। यदि हम 50 से 60 किलोग्राम प्रति पौधा ही फल जोड़ लेते हैं तो 1 एकड़ में 60 टन के आसपास उत्पादन होगा। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है वो लगभग दोस्तों पौधे का खर्च ही अकेला 30-35 हज़ार आएगा। जो खाद है, जो स्प्रे हैं, जो लेबर का खर्च है, जो भाड़ा है, प्लांटेशन का खर्च है, ये मान लीजिए सब कुछ कैलकुलेशन किया जाए तो 65 से 70 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है 1 एकड़ में। बाज़ार भाव
10 रुपये से लेके 15 रुपये के मध्य, कम से कम थोक रेट की हम बात कर रहे हैं तो 15 रुपये 20 रुपये केजी तक का रेट हमारे किसान भाइयों को आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट और मुनाफा के ऊपर अगर बात करें तो हमारे किसानों को यदि 10 रुपये का ही रेट मिल जाता है, थोक रेट की हम बात कर रहे हैं, 10 रुपये का रेट मिल जाता है यानी 1000 रुपये क्विंटल, और हमने तो आपको लगभग 60-70 टन बताया। यदि 60 टन यानी 600 क्विंटल में इंटू दोस्तों हम कर देते हैं 1000 का, तो 6 लाख रुपए के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से 70,000 घटा देंगे लागत, तो दोस्तों जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 5,30,000 रुपये के आसपास आ गया। तो इस हिसाब से यदि आप भी खेती करेंगे, उत्पादन थोड़ा सा भी कम होता है और यदि बाज़ार भाव और भी थोड़ा कम मिलते हैं तो आप 1 एकड़ से बड़े आराम से 5 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो आपको उत्पादन बहुत ही कम बताया, रेट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो पपीते की जो खेती करते हैं जो किसान भाई, ज़्यादा ही प्रॉफिट निकालते हैं। 1 एकड़ से 6 लाख 7 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमाई कर पाते हैं। तो यदि आप प्रॉपर देखभाल करेंगे, प्रॉपर आधुनिक तरीके से आप खेती करेंगे और व्यवस्थित तरीके से, आधुनिक तरीके से अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, जानकारी एकत्रित करके यदि आप पपीते की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यह जो बागबानी है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली बागबानी में से एक है। हमारे किसान भाई पपीते की खेती करके बेहतरीन लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।